वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू वाइट एंड नीट चैनल। आज हम करेंगे लेक्चर 2 ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। ये हमारा लेक्चर सेकंड है लिविंग वर्ल्ड का, और इसके अंदर हमें क्या देखना है। पहले लेक्चर में आपने क्या देखा था कि एक्चुअल में क्या मीनिंग होता है लिविंग का, और वहां पर हमारे पास साइंटिस्ट का नाम भी आया था अर्नस्ट मेयर। उनके लिए इसको क्यों बोला गया था ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के नाम से, और उनको क्यों कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये आपने बात करी थी। फिर लिविंग की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, जैसे कि हमारे पास नाम आया था ग्रोथ का। फिर उसके अलावा आपने करा है मेटाबॉलिज्म भी देखा हुआ है। ग्रोथ के अंदर भी आपने दो टाइप देखे होंगे, एक का नाम कहा था एक्सटर्नल और एक का नाम क्या कहा था बताइए, इंटरनल। ये नाम करे थे कि नहीं करे थे। अब इसके अलावा क्या है, फिर आपने क्या देखा था यहाँ पर, क्या है ग्रोथ के अलावा फिर आपके पास अब एक नाम जो बाकी था वहां पर जो मुझे बताना था, वो था तुम्हारे पास में कॉन्शियसनेस। और मैंने आपको एंडिंग में वहां पर ये बताया था, कहेंगे सर आपने वो भी तो कराया था रिप्रोडक्शन, वो आपने प्रॉपर्टी कर ली थी। ग्रोथ का नाम हुआ था, रिप्रोडक्शन का नाम हुआ था, और हुआ था मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म की एनसीईआरटी नहीं करवाई थी मैंने, वैसे आपको मैंने बता दिया कि क्या होता है। तो अब देखो ध्यान से, क्या है मैं आपको एक बार यहाँ पे क्या मेटाबॉलिज्म को बताता हूँ वापस से क्या होता है, उसके बाद आपको रीडिंग कराने के बाद आगे चलता हूँ, जो कि हमारी आज का टाइम है, जो हमें आज का करना क्लास के अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलो यहाँ पर क्या है, देखो आज का जो टॉपिक है हमारे पास, एक तो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, और एक है तुम्हारे पास में नोमेनक्लेचर, जिसको हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी पे आता था, इसी पे आता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो चलो यहाँ पर क्या है, एक बात देख लेते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म का मीनिंग ये होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे केमिकल के बने होते हैं, और एंटायर सम ऑफ द टोटल केमिकल रिएक्शन जितनी भी हमारे शरीर में होती है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, उन सबको मिलाकर कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। उनमें दो तरह की रिएक्शन होती है, एक का नाम कैटाबॉलिज्म और एक का नाम एनाबॉलिज्म। जिनमें कुछ टूटेगा फूटेगा, मतलब जिनमें कुछ टूटेगा तुम्हारे पास, उनको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, और जिनमें कुछ नया बनेगा उनको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। कभी भी मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ना होगा, ये बात को याद रखें। सारे लिविंग में होगा बिल्कुल। इसी वजह से इसको बोला जाता है कि मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इतना समझ में आ गया। आगे क्या होता है, अगर आप मेटाबॉलिज्म को बाहर करोगे, इन विट्रो करोगे लेब के अंदर, तो याद रखना जिस चीज में आप कर रहे हो उसे, वो थोड़ी कोई लिविंग थिंग है। बट जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, आइसोलेटेड इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शन इज ए ट्रूली लिविंग रिएक्शन। बट जिस चीज में कर रहे हो आप उसे, वो लिविंग थिंग नहीं होगी। तो चलो इसी को यहाँ पर क्या रीडिंग कराता हूँ, वहां पे क्या है, क्योंकि यही हमारे पास में वो था, मैंने आपको कहा था कि मैं आप इसको यहाँ पे रीडिंग करवा दूंगा। देख लो ध्यान से क्या कह रखा है उन्होंने। पहला है तुम्हारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सारे ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं बताइए, केमिकल के बने होते हैं। ये केमिकल क्या है, छोटे बड़े हो सकते हैं। अब ये अलग क्लास, अलग साइज और फंक्शन के होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर देखो कॉन्स्टेंटली कुछ तुम्हारे पास में क्या बनता रहता है और दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब यही तो तुम्हारे पास कन्वर्जन हो गया, यही तो हो गया मेटाबॉलिक रिएक्शन। या तो कुछ टूटेगा और या कुछ नया बनेगा तुम्हारे पास में। टूटने पर कुछ नया बन रहा है, जुड़ने पर नया बन रहा है, तो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चल रहा है कि ना चल रहा है, और इन सबको मिलाकर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये मैंने बहुत अच्छे से लास्ट टाइम कवर करा दिया था। फिर चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, सारे प्लांट, सारे एनिमल, फंजाई, सबके अंदर मेटाबॉलिज्म है। मैंने कहा था जितने भी लिविंग है सब में क्या होगा बताइए, मेटाबॉलिज्म। ये करवाया था नहीं करवाया था। अब आगे देखो यहाँ पर क्या है, उसने क्या कह दिया, नो सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। किसी भी नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता। मेटाबॉलिज्म जो तुम्हारी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, देखो आउटसाइड दी बॉडी, उन्होंने क्या कहा है तुमने, अगर उसको टेस्ट ट्यूब में कर दिया, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। अगर तुम मेटाबॉलिज्म कर रहे हो, यहाँ पर क्या देखो, विदाउट एक्सेप्शन मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सब में मेटाबॉलिज्म है बिना किसी एक्सेप्शन के। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं है तो आप उसको लिविंग नहीं कह सकते। इसलिए कहा जाता है मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के। तो सिंगल जीव नहीं है जिसके अलावा, जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म ना हो और आप उसको लिविंग कहा हो। सब में ही होता है, पूरी दुनिया के सारे लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म है, तभी उनको लिविंग कहा जाता है। इतना क्लियर है। अब आगे देखो यहाँ पर क्या होता है, उन्होंने क्या कह दिया, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो इनविट्रो है, इनविट्रो मीन्स होता है जो आप लेब में करते हो, एक होता है इन विवो, इन विवो का होता है नेचुरल, इन विट्रो मतलब लेब के अंदर। तो इन विट्रो जो होता है आर नॉट लिविंग थिंग्स बट प्योरली लिविंग रिएक्शन,
और उसके बाद में उन्होंने कह दिया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। हमारी बॉडी का सेल्स का बना होता, सेल्स का बना होना ये तुम्हारे पास में क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर बनता है। ये भी आगे समझ में नहीं आया, क्योंकि सेल के ही अंदर चल रहा है सारा का सारा मेटाबॉलिज्म, और अगर सेल ना होगी तो कैसे चलेगा। वायरस है, बताओ कहेंगे सर वायरस क्या है। वायरस को हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, और वायरस में कोई सेल ना है, इसलिए कहा जाता है वायरसेस आर एसेलुलर। आपने थोड़ी बोला वायरसेस आर लिविंग, नहीं, वो लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, कभी लिविंग और कभी नॉन लिविंग के समान। करें आगे, चलो अब पढ़ते हैं यहाँ पे। अब हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर क्या है, अब देखो ध्यान से उन्होंने क्या कहा है। अब ये वाले को लिया हुआ है उन्होंने इस चीज को, और ये क्या होती है हमारे पास प्रॉपर्टी, उसको हम देखते हैं सबसे पहले कि वो क्या है। दैट इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। कर लो हेडिंग यहाँ पर, रुको एक मिनट। कॉन्शियसनेस, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, सबसे इंपॉर्टेंट। कॉन्शियसनेस जितने भी हैं देखो, द मोस्ट complicated feature of all living organism, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एबिलिटी टू सेंस दियर, ये एबिलिटी होती है टू सेंस दियर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट। सर ये क्या कह दिया आपने, सारे जीवों के लिए, जितने भी जीव है, जितने भी आप देखोगे यहाँ पर क्या है, वीवीआईपी पॉइंट है ये, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, सबसे बड़ा सबसे डिफिकल्ट जो फीचर होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या होता है, अपने आसपास को पहचानना। फॉर एग्जाम्पल देखो, तुम्हारे आसपास में बारिश हो रही है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके आसपास गर्मी ज्यादा है तो उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हो, सर्दी ज्यादा है उसके लिए करते हो। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे आप प्रोकैरियोट छोटे से बैक्टीरिया से लेके बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स जीव की बात कर लें, सारे अपने इन्वायरमेंट को, सराउंडिंग को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, सारे के सारे। बिल्कुल जो कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियसनेस को हिंदी में आप कहते हो चेतना, ये नाम आता है। तो क्या कहा है मैंने, एबिलिटी टू सेंस दियर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट, तो अपने इन्वायरमेंट को, अपने यहाँ पे क्या है, सेंस करना और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड देना, ये सारे जीवों का सबसे कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। अब देखो जो तुम्हारा स्टिमुलस होता है यहाँ पर क्या है, सेंस दियर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू इट, और उसको रिस्पॉन्ड भी करना है। देखो आपने सेंस तो कर लिया, अब उसको रिस्पॉन्ड भी तो करना है। अब जो तुम्हारा स्टिमुलस है, अब देखना ध्यान से क्या कह रहा हूं, द स्टिमुलस कुड बी, या स्टिमुलस जो तुम्हारा हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि बायोलॉजिकल भी हो, वो केमिकल भी हो सकता है जो स्टिमुलस है। द स्टिमुलस कुड बी फिजिकल, फिजिकल हो सकता है आपका वो। अब देखो ध्यान से क्या है, क्या आपने देखा है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तुम बताइए, अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें पीछे से आके, या एकदम से यहाँ पर क्या होता है, तुम क्लास में बैठे हुए और तुम उसने क्या करा, तुम्हारी कॉलर को उठाकर बर्फ को डाल दिया पीछे, तो क्या करोगे, चुपचाप ऐसे बैठ रहोगे जैसे कुछ किया ही नहीं हो। नहीं सर, एकदम से क्या है, हमें सर्दी लगेगी, एकदम से हमारी बॉडी में चेंज आएगा, तो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो कि ना कर रहे हो, कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने छुई मुई का प्लांट देखा है, टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का, मैंने खुद ने, जब मैं 8th क्लास में होऊंगा, तो हम एक्चुअल में गया, जब हैदराबाद में थे, तो 8th क्लास में गया है, हमने खुद ने क्या करा, यहाँ पर क्या होता है, हम गए थे घूमने के लिए, तो वहां पर क्या करा था, हम थे मिनिमम 20 के आसपास थे हम, क्योंकि हमारी पूरी क्लास थी। तो हमने क्या करा था, पता चला कि ये छुई मुई का प्लांट है, तो या उसको क्या करना होता है, टच करना होता है ऐसे बिल्कुल करके। हमने नहीं करा उसको ऐसे टच, हमने तो पूरे हाथों से उनको क्या, जितने भी थे सबको नीचे की तरफ, हम ये देखना चाह रहे थे ना कि मतलब नीचे बैठते हैं कि ना बैठते हैं। जैसे उनको टच किया वो तुरंत से नीचे चले जाते हैं। तो अब मुझे बताइए, क्या वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि ना कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। कहेंगे सर अगर आप उनको टच कर दें फिर वापस ऊपर नहीं आते, वो थोड़ी देर बाद फिर आ जाते हैं ऊपर। तो ऐसे क्या है, सारे बच्चों ने क्या मिलके, उनका जितने भी लगे हुए थे टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई के प्लांट, सबको बेचारों को नीचे सुला दिया, और थोड़ी देर बाद हटे तो फिर वापस से खड़े हो गए वो। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, देखो आप उसे टच कर रहे होते हो तो फिजिकल हो गया ना, और ये बायोलॉजिकल भी हो सकता है, केमिकली भी हो सकता है।
अब आपके पास में क्या है, अब हमारे पास होता है इंसेक्टिवोर प्लांट, उनमें इंसेक्ट जाके बैठता है, वो तुरंत से बंद हो जाते हैं, बंद होते हैं कि ना होते हैं। तो इनका मीन्स क्या हो रहा है, वहां पर इंसेक्ट गया, उसने सेंस करा, उसके लिए रिस्पॉन्ड किया। तो ये फीचर है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा होगा बिल्कुल। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो तुम्हारा स्टिमुलस है वो फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है और बायोलॉजिकल हो सकता है। और ये तुम्हारे पास में क्या आता है, ये सारे जीव करते हैं। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, देखो ध्यान से, फ्रॉम प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में कौन आते हैं, बैक्टीरिया। फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट, यूकैरियोट के बैक्टीरिया को छोड़ के सब किस में आएंगे तुम्हारे पास, बैक्टीरिया को छोड़ के। बैक्टीरिया कौन है, प्रोकैरियोट, और यूकैरियोट में हम सब आते हैं। तो फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट ऑल रिस्पोंड, तो सारे क्या करते हैं, ऑल रिस्पोंड टू इन्वायरमेंट या ऑल रिस्पोंड टू सराउंडिंग। अपनी सराउंडिंग के लिए वो सारे क्या करते हैं, अपने आसपास में जो भी चेंज आ रहा है उसके लिए क्या करते हैं, रिस्पोंड करते हैं। ये बुक ने लिखा था, और ये ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ना करे। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहां से ये सीधी सी बात निकल के आती है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पोंड टू सराउंडिंग, रिस्पोंड टू सराउंडिंग। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा हर एक वर्ड। इसके अलावा क्या कहा है, इसके अलावा हमारी बुक हमसे क्या कहती है, उन्होंने ये कहा है, जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो तुम हो, जो पढ़ रहे हो बैठ के हो, जो मुझे सुन रहे हो आराम से, हम इंसान ही तो है। इंसान एक ऐसा प्राणी है या ऐसा जीव है जो क्या करता है, अपने बारे में खुद से अवेयर है। सर और नहीं होता है, नहीं। ह्यूमन बीइंग ही अकेला ऐसा जीव है जो अवेयर ऑफ हिमसेल्फ है, जो खुद से अवेयर है। और जब खुद से अवेयर है, इसे बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो जो ह्यूमन बीइंग होता है, याद रखना, ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म, इज द ओनली ऑर्गेनिज्म, ये यहां पर कर देता हूं, इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, जो खुद से अवेयर है। तो हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, और जब वो खुद से अवेयर है तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस कौन रखता है बताइए, ओनली ह्यूमन बीइंग। और सारे क्या रखते हैं बताइए, कॉन्शियसनेस। तो हम क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं, कॉन्शियसनेस क्या सबके अंदर पाई जाएगी, सर आपने तो कहा था सारे रिस्पॉन्ड करते हैं, इसी को कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो याद रखना, कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग फीचर, जो कॉन्शियसनेस होता है इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ओनली कौन रखता है, कभी पेपर में आ जाए कि कौन रखता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो सारे रखते हैं, ओनली इंसान रखता है, तो ओनली ह्यूमन बीइंग रखते हैं। बता दोगे? हाँ, यहां से तुम ये बिल्कुल लिख सकते हो, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट डिफाइनिंग फीचर, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर, नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सारे जीवों का यहां पर ऑल आएगा, इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल है यार, इतना इंटरेस्टिंग तो है। तुम छुई मुई के प्लांट को ना बकस रहे हो। तो ये हो गया, करे यहां तक। अब देखो, जो आप ये सारे फीचर देख पा रहे हो कि कॉन्शियसनेस क्या है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। मैंने बता दिया कि कौन सी तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है ये। और तुम्हारे पास रिस्पॉन्स कैसा होता है, प्रोकैरियोट से लेके ये वाली चीज, और एब्रेडोसेंस ये यहां से पीवाईक्यू भी आया हुआ था पहले। अब देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब सुनना ध्यान से जो बता रहा हूँ, व्हाइट को रहने देता हूँ, सुनना ध्यान से। भाई जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं, जितने भी लिविंग फिनोमिना है, ये क्यों होते हैं, ये होता है बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन। तो हमारी बुक ने अगला यहाँ पे क्या लिखा है, और एक सेकेंड और, इससे पहले जो एक इंसान है जो कोमा में चला गया है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई कोमा के अंदर है, कोमा वाले इंसान को थोड़ी पता होता है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। अब हमारी बुक ने तो ये कहा है कि जो पेशेंट है कोमा के अंदर है, भाई कोई गारंटी भी ना होती कि वापस लौट भी आएगा कि ना आएगा नॉर्मल लाइफ के अंदर वो। हाँ, कुछ वापस भी आ जाते हैं। अब तुम देखते नहीं मूवी के अंदर कि वो सर 12 साल बाद कोमा से लौटा। अब जो पेशेंट कोमा के अंदर है, अब जो वहां पर क्या मशीनों से जिंदा है, एक तरह से मशीनों से यहाँ पर वो है वो, तो उस वाले कोमा के पेशेंट को आप लिविंग कहोगे, नॉन लिविंग कहोगे? याद रखना,
कोमा का पेशेंट लिविंग होता है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट चल रही है। और जब आप उसको देखते हो, जब आप उसकी ईसीजी देख रहे हो, जब तक उसकी हार्ट बीट चल रही है वो तब तक लिविंग है। बट हाँ, कोमा वाला पेशेंट के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, याद रखना। वो ओनली क्या रख रहा है, वहां पर क्या होता है, उस टाइम पे वो लिविंग है, नॉन लिविंग नहीं है। बुक ने करके पूछा है, बताइए जो कोमा का पेशेंट है लिविंग है नॉन लिविंग है, तो लिविंग है वो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एनसीईआरटी की लाइन, तो याद रखना, द पेशेंट लाइन, द पेशेंट लाइंग इन कोमा इज लिविंग। अब कहेंगे सर वो लिविंग वैसे थोड़ी है, मशीनों से है। भाई लिविंग तो है ना, उसकी हार्ट बीट तो चल रही है अभी। तो द पेशेंट लाइंग इन कोमा इज लिविंग, नॉन लिविंग नहीं, ये बात को याद रखें। हाँ, उस वाले पेशेंट के पास में क्या होता है, डू नॉट हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। उसके यहाँ पर क्या है, उसका बॉडी का सारा पार्ट काम नहीं कर रहा, मैंने मान लिया ना, हाथ उसको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है मेरे आसपास में, ना उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है उस टाइम पे, बट वो लिविंग जरूर है। और वैसे पेशेंट क्या है, कभी कभी कोमा से वापस बाहर भी आ जाते हैं, नॉर्मल नहीं है पर वो, ये भी मैंने आपको मेंशन कर दिया। अब चलो आगे देखते हैं यहाँ पर कि जितने भी लिविंग फिनोमिना है, चलो पेज ऐड कर लेता हूँ ना। अब सुनिए ध्यान से, जितने आप क्या देखते हो यहाँ पर क्या है, ऑल लिविंग फिनोमिना, जितनी भी लिविंग फिनोमिना है, तो ऑल लिविंग फिनोमिना अकर्स बिकॉज ऑफ, जितने लिविंग फिनोमिना है किसकी वजह से होते हैं, अकर्स बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन। ये सारे होते हैं इंटरेक्शन की वजह से। सर कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कह रहा हूं, हमारे पास में क्या आता है, सेल्स होती है। सेल से क्या बनता है पहले ये बताओ, चलो ऐसे कर लेते हैं। सेल से क्या बनता है, टिश्यू, बिल्कुल। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, यहीं तक कर लेते हैं। और ऑर्गन से क्या बनता है तुम्हारे पास में, ऑर्गन सिस्टम। तो सेल से टिश्यू आता है, टिश्यू से ऑर्गन है, उसके अलावा तुम्हारे पास क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। सेल्स में क्या पाया जाता है बताना, सेल्स के अंदर हो सकता है, हमारे यहाँ पे क्या है, उसके अंदर होते हैं सेलुलर ऑर्गेनल, क्योंकि सेल ऑर्गेनल होते हैं उनके अंदर। अब जो सेल की प्रॉपर्टी है, अब यहाँ पे देखो बुक ने क्या लिखा है, हमारी एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिख के दे दिया कि क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू, द प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू इज एब्सेंट इन सेल्स, बिल्कुल सही बात है, इन सेल। द प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू इज एब्सेंट इन सेल, बट द इंट्रैक्शन अमोंग, जो इंट्रैक्शन होता है अमोंग सेल्स फॉर्म टिश्यू प्रॉपर्टी। वो क्या कह रहा है, एनसीईआरटी ने ये लिख दिया है। अब आप ऐसे आगे जाओगे यहाँ पर क्या, वैसे आपको ये मिल जाएगा। उन्होंने कहा है कि जो सेल है, सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, और टिश्यू से क्या बन रहा है, ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। अब जो सेल के अंदर सेलुलर ऑर्गेनल होते हैं, अब उनके अंदर जब आपस में इंटरेक्शन होगा तो टिश्यू वाली प्रॉपर्टी आती है। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हम ये कह रहे हैं सिंगल सेल के अंदर टिश्यू की प्रॉपर्टी नहीं होती, टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है बिटवीन द सेल्स या अमोंग द सेल्स। जब कई सेल मिल रही है आपस में तो टिश्यू की प्रॉपर्टी बनेगी। भाई एक टिश्यू की प्रॉपर्टी एक सेल में कैसे आ जाएगी, क्योंकि टिश्यू थोड़ी बन रहा है सिंगल सेल से। अब ऐसे आपसे मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, देखना ध्यान से, क्या है, जो सेलुलर ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो नॉर्मली क्या है, वो सेल्स की प्रॉपर्टी को दिखाएंगे, फिर वो टिश्यू की प्रॉपर्टी को, सेम टू सेम ऑर्गन की प्रॉपर्टी टिश्यू में एब्सेंट होगी, बट बिटवीन द टिश्यू यहाँ पर क्या, वो क्या करता है, ऑर्गन की प्रॉपर्टी बनाते हैं। ये हमारे पास यहाँ आता है, इतना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या है, एक और लाइन लिख लेता हूं, द सेलुलर ऑर्गेनल, ये सेल ऑर्गेनल ही है, द सेलुलर ऑर्गेनल प्रॉपर्टी, जो सेल ऑर्गन की प्रॉपर्टी, ये भी कैसे आती है प्रॉपर्टी, अराइज बिकॉज ऑफ, ये आते हैं बिकॉज ऑफ मोलिकुलर इंटरेक्शन, क्योंकि मोलिक्यूल्स होते हैं ना। अब जब कई सारे मोलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो सेल ऑर्गेनल की प्रॉपर्टी आएगी, जब वो करेंगे तो सेल्स तुम्हारे पास में क्या है, सेल्स के अंदर हो जाएंगी, और जब बहुत सारी सेल्स है तो टिश्यू, इस तरह ही चलता रहेगा। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर देखो आपस में किस तरह से सारी चीजें लिंक है, सिंगल चीज से नहीं चल रहा, सारे आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। इसके बाद जो टॉपिक आता है हमारे पास, टॉपिक का नाम क्या होता है, अब वो देखिए, टॉपिक का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। और ये टॉपिक कोई नया टॉपिक नहीं है, कहेंगे सर कोई नया टॉपिक है, बिल्कुल नहीं, ये आप सारे जानते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का मीन्स क्या होता है, देखें, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है,
अगर आप अपने आसपास भी देखोगे तो मुझे बताइए, क्या अकेला टाइप का जीव होता है आपके आसपास में? बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के जीव है। अब कितने टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है, तो हमारी बुक ने कहा है अगर आप देखोगे तो आपको मिलियंस टाइप में, लाखों टाइप के प्लांट है, लाखों टाइप के एनिमल है। कितने टाइप के होते हैं? तो हमारी बुक ने क्या कहा हमसे? बुक ने ये कहा है कि तुम्हारे पास में क्या आता है, द बाय द बायोडाइवर्सिटी, ये नाम इस्तेमाल किया है एनसीईआरटी ने। बायो का मीन्स लाइफ, क्योंकि हम डाइवर्सिटी थोड़ी नॉन लिविंग में देख रहे हैं, किस में देख रहे हैं? लिविंग के अंदर। द बायोडाइवर्सिटी इज अबाउट, देखिए ध्यान से, इज अबाउट 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज। लो, इतनी तरह की स्पीसीज है हमारे पास में, हमारे आसपास। मतलब 17 लाख से लेकर 18 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो कितने हो गए तुम्हारे पास में? क्या होता है? तो 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज है हमारे आसपास। कहेंगे सर इतनी तरह की स्पीसीज है, बिल्कुल। जैसे कि इंसान है, वो एक स्पीसीज है, सारे इंसान। कहेंगे सर इंसान 18 लाख से ऊपर होते हैं, इंसान का नाम ही एनली सिंगल स्पीसीज है। अब इंसान का वो नंबर बता रहे हो आप, नंबर बता रहे हो, याद रखना, वो टाइप नहीं बता रहे आप। जैसे कि कुत्ता है, वो एक अलग, डॉग हो गया वो अलग स्पीसीज है, बिल्ली वो अलग स्पीसीज है, तो इस तरह से करके इतनी स्पीसीज है, इतनी सारी, हो सिंगल नहीं है। अगला यहां पर क्या है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है टेस्ट सीरीज के अंदर। बायोडाइवर्सिटी किसको बताता है? क्या नंबर को बताता है, टाइप को बताता है? तो याद रखना, इट डिनोट द बोथ, नंबर भी और टाइप दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये याद चीज यहां पर याद रखनी है, इट इन्वॉल्व बोथ नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसमें दोनों ही आती है तुम्हारे पास, नंबर भी आता है और टाइप भी आता है। और ये क्वेश्चन बनता है टेस्ट सीरीज में, जब आप टेस्ट सीरीज को सोल्व करते हो उस टाइम पे मिलता है, वीवीआईपी है, नंबर भी आएगा और टाइप दोनों आएंगे इसमें। सर अगला कोई और चीज यहां पर क्या है? अभी बात बताओ, इतने तरह के जीव हैं आपके पास में, लाखों टाइप के हैं, प्लांट है, एनिमल है। अगर आप अपनी एरिया की बात कर लो, तुम्हारे गांव के अंदर या फॉर एग्जांपल इस एरिया के अंदर, क्योंकि एरिया के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर आप फॉर एग्जांपल हरियाणा को छोड़ के किसी और स्टेट में जाओगे, हरियाणा एक स्टेट है, यहाँ पर आप एक चीज को किसी और नाम से जान रहे हो, और दूसरे स्टेट में जाओगे तो वहां आप एक चीज को और नाम से जानोगे। तो कोई ऐसा सिस्टम तो होना चाहिए कि जो एक ही नाम हो, चाहे जगह बदले बेशक, क्योंकि हमारे एरिया में क्या होता है, लोकल नेम होते हैं। तुम्हारा भी खुद का नाम होगा, तुम्हारा जो किताबों में नाम चल रहा होगा वो अलग होगा तुम्हारे डॉक्यूमेंट में, पर तुम्हारे किसी और नाम से बुलाते होंगे घर पे, जिसको तुम निक नेम कहते हो, चिड़ कहते हो। अब कोई ऐसा नाम तो हो जो हर जगह पे तुम्हारा सेम ही जाना जाए। तो यहां पर बुक ने क्या कहा है? यहां पर बुक ने कहा है कि इन द लोकल नेम, क्योंकि लोकल नेम ही होते हैं। अब तुम्हारे जो चिड़े हो लोकल नेम है, लोकल नेम ही तो है, वो थोड़ी तुम्हारा असली नाम है। और पर शायद तुम्हारे तुम्हारे साथ तो ये होता होगा, तुम्हारा असली नाम तो बहुत कम जानते होंगे, तुम्हें चिड़ से ज्यादा जानते होंगे। तो यहां बुक ने तुमसे ये कहा है, द लोकल नेम वेरी फ्रॉम, वेरी का मीन्स है बदलना, वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बिल्कुल, क्योंकि आप जब जगह बदलोगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो तुम्हारा लोकल नेम भी बदल जाएगा। यहां पर आप एक चीज को किसी और से नाम जान रहे थे, कहीं और पर किसी और नाम से जानोगे। फॉर एग्जाम्पल जो आलू होता है मेवाती में, उसको यहाँ पर क्या है, सेम उसी के अंदर प्रोनाउंस कर देते हैं, और हिंदी में यहाँ पर इंग्लिश में उसको क्या पोटैटो कहते हैं। फिर किसी और उसमें जाओगे, जिस तरह तुम यहाँ पर और नाम से कह रहे हो, वहां पर किसी और भाषा में किसी और नाम से बोलते हैं, तो बदल रहा उनका नाम, सेम नहीं है। चलो आगे, इसमें क्या लिखा है? तो इसका मीन्स क्या है, कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड सिस्टम होना चाहिए। क्या बोला यहाँ पर, क्या है? देयर शुड बी स्टैंडर्ड सिस्टम टू नेम द ऑर्गेनिजम्स। अब वो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, या तुम्हारा प्लांट हो या तुम्हारा एनिमल हो, कुछ भी हो सकता है। और एक बात आपको बताऊं मैं, सुनो ध्यान से, एक मिनट, कभी आप इस गलतफहमी में रह जाए। अब बैक्टीरिया होते हैं हमारे आसपास में, क्या है, हमने क्या है जो इसमें नंबर लिखा है, जो इसमें डाटा लिखा ही है, जो तुम्हारे पास ये डाटा है 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज का, इसमें बैक्टीरिया थोड़ी इन्वॉल्व है, इसमें कोई बैक्टीरिया ना है। क्योंकि बैक्टीरिया क्या होते हैं, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम उनको देख भी नहीं पाते नेक्ड आई से, तो आप बिना किसी माइक्रोस्कोप के देख ही नहीं पाओगे।
एक साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट में, चलो अगर आप यहाँ पे क्या देखो इधर ध्यान से, उसे पीवाई को नीट में आया हुआ है, पर ये 12th क्लास में दे रखा है और वहां पर है चैप्टर का नाम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। उन्होंने वहां पर क्या बताया है, रॉबर्ट मे का मानना है कि इस दुनिया के अंदर 15 मिलियन स्पीसीज है। रॉबर्ट मे का मानना है, तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में कितने मिलियन स्पीसीज है, 15 मिलियन स्पीसीज। तो इसका मतलब 150 लाख इनका मानना है। किसी और ने कहा है कि 25 मिलियन है, किसी और ने कुछ और कह दिया है, तो अभी तक इसको ज्यादा माना जा रहा है। ये 12th में है और ये पूछा भी गया है कि रॉबर्ट में के अकॉर्डिंग कितनी स्पीसीज है, और जितने को डिस्क्राइब कर लिया है वो है तुम्हारे पास में, जो तुम्हारे पास डिस्क्राइब्ड है वो वाली ये है। तो इसका मतलब अभी तो बहुत डिस्कवर होने को बाकी है। ये डिस्क्राइब इतनी, पर इतनी मानी जा रही है कितनी हो सकती है, 15 मिलियन। वो 1.7 है, 17 लाख है, ये 150 लाख है, फर्क है दोनों में। तो आगे देखें यहाँ पर क्या बोल रहा था यहाँ पे क्या, मैं अब देखो भाई प्लांट भी आता है, एनिमल भी आता है। अब जितने तुम्हारे नाम है, जो मैं आपको नाम कह रहा हूँ, लोकल नेम तुम्हारे एरिया में बदल जाते हैं, इसका मतलब कोई स्टैंडर्ड मीनिंग होना चाहिए, कोई स्टैंडर्ड सिस्टम होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग इनको नाम करें हम, बिल्कुल होना चाहिए। तो हमें पहले जीव को तो पता होना चाहिए ना कि जो जीव को आप क्लासीफाई करो, जो नाम कर रहे हो, किससे लिंक्ड है। कहीं ऐसा ना हो कि तुमने प्लांट वाले को एनिमल का नाम दे दिया या एनिमल वाले को प्लांट का नाम दे दिया, हाँ या ना। तो हमें क्या आना चाहिए यहाँ पर, क्या है, द organism should be identified और described correctly for nomenclature, नामिंग के लिए। क्योंकि तुम्हारा भी नाम दिया गया होगा, सर हमारा नाम कैसे दिया था, अपने पेरेंट्स को पूछना कि मेरा नाम तुमने कैसे दिया, पूछना मत वरना ठुकाई और हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, उन्होंने भी तुम्हारा नाम रखा था। ऐसा थोड़ी है कि तुम 10 साल के हो फिर तुम्हारा नाम रखा, हाँ 10 साल के होने पर तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी चिट जरूर रखी है, तुम्हारा असली नाम जब तुम पैदा हो गए तभी रख दिया गया था, हाँ या ना। तो तुम्हारा एक सिस्टम है, अगर फॉर एग्जाम्पल लड़की होती है, बेटी होती है, तो उसका नाम उसके अकॉर्डिंग रखा जाता है, लड़का होता है उसका नाम उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। ऐसा थोड़ी यहाँ पर क्या है, पर आजकल भाई कुछ पता नहीं चलता कि लड़की का नाम है कि लड़के का नाम है, ऐसे आपस में क्या ऐसे घूमे पड़े हों। बट वैसे दिखता है, नाम से पता चल जाता है कि लड़की का है कि लड़के का नाम है। अब तुम्हारा नाम क्या है तुम जानो अपने बारे में, बस मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूं। ये तो एक तरीका होता है। नोमेनक्लेचर मींस क्या है, इसी को आप नेमिंग कहते हो। अब जो प्लांट के लिए, अब देखो ध्यान से क्या है, फॉर प्लांट जो हम यूज करते हैं नेमिंग का तरीका, फॉर प्लांट द बायोलॉजिस्ट, जो बायोलॉजिस्ट है, जो टेक्सोनोमिस्ट है, द बायोलॉजिस्ट है सजेस्टेड द, कौन सा नाम, उसका नाम कहा है ICBN, बायोलॉजिस्ट के लिए। अब देखो इन्होंने किसके लिए कराई है, प्लांट्स के लिए जो दिया है, इसका पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल, ये नहीं कि इंडिया के लिए, सारी जितनी भी दुनिया है पूरी मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड के लिए ही है। तो क्या कह रहा हूं, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। बोटेनिकल मतलब क्या होता है, प्लांट के लिए, तो ICBN मीन्स है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और दूसरे का नाम आता है दैट इज कॉल्ड एज ICZN। ये किसके लिए होता है, एनिमल के लिए। प्लीज याद रखना, पूछ लेगा तुमसे, बहुत सिंपल है। देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और ये भी पता हो, ये भी हो कि दो ही नाम तुम्हारे पास, दो का मतलब दो का सेम नहीं हो सकता, अलग अलग, कभी दोनों नाम साइंटिफिक नेम सेम नहीं हो सकते। तो ये एनिमल, जूलॉजिकल किसके लिए आएगा, एनिमल के लिए, बोटनिकल किसके लिए आएगा, प्लांट के लिए। तो एक ICZN है और एक ICBN है। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ले रहा हूं क्या हो रहा है। क्लियर तो दिखता है, क्लियर है क्या नहीं उसमें। देखो आगे, यहाँ पर ICBN का नाम हो गया और ICZN का नाम होगा, ये चीज। तो इसका मतलब क्या है, अब जो नाम देंगे वो क्या होते हैं, तो यहां पर आता है बायोलॉजिकल नेम। तो बायोलॉजिकल नेम क्या होते हैं, द बायोलॉजिकल नेम आर सेम ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अभी मैंने कहा था ना आपसे कि जो लोकल नेम है, बताइए क्या पूरी दुनिया में सेम होता है, नहीं सर, वो तो अगर हरियाणा से हम जाएं महाराष्ट्र के अंदर ही, वहीं पर नाम बदल जाता है, बिल्कुल। तो जो नेम बदल जाए वो तुम्हारा लोकल नेम है, और जो पूरी दुनिया में सेम जाना जाए वो तुम्हारे पास सेम ही है। बट भाई ऐसा मत करना तुम
क्योंकि अब स्टूडेंट हो तो मंडी में जाओ और वहां पर क्या है, पोटैटो को भाई देना मुझे सोलेनम ट्यूबरोसम, क्योंकि पोटैटो का साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। तो उल्टा यहाँ पे क्या पिटाई और लग जाएगी। उन बेचारों को क्या पता, अगर उनको इतना पता होता हो, मत सब्जी मंडी में थोड़ी सब्जी बेचते। और तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो साइंटिस्ट के लिए है क्राइटेरिया, क्योंकि वहां से तुम देख पा रहे हो। चलो आगे, आगे यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। समझे? अब इतना हो गया यहाँ पर क्या है। अब कौन सा तरीका है, अब देखो जो आया है हमारे पास में का नाम करने का जो तरीका है नोमेनक्लेचर का, तो उसे हम कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर, वीवीआईपी, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये दिया जाता है जितने भी नाम है उसके लिए। फिर क्या होता है ये तो समझा दीजिए। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इसका मीन्स क्या होता है, जितने भी तुम्हारे नाम है, ईच साइंटिफिक नेम, देने वाला कौन है पहले तो ये पता कर ले। बताऊं क्यों इसको, किसने दिया, देखो गिवन बाई, एक साइंटिस्ट का नेम है जो ये है, गिवन बाई कैरोलस लीनियस, साइंटिस्ट का ये नेम है। सर याद रखना है, बिल्कुल रखना है भाई, कैरोलस लीनियस इन्होंने दिया है। और जो ये मेथड है नेमिंग करने का प्लांट के लिए और तुम्हारे एनिमल के लिए, यहां पर क्या है, ये बायोलॉजी से एक्सेप्टेड है। तो याद रखना ये, इट इज एक्सेप्टेड बाई ऑल बायोलॉजिस्ट। सारे बायोलॉजी इस तरीके को मानते हैं, ऐसा नहीं है तो एक मान रहा है और नहीं मान रहे, सारे मान रहे हैं इसको। एक्सेप्टेड बाई ऑल बायोलॉजिस्ट। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या होता है यहाँ पर, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है ईच बायोलॉजिकल नेम, प्लीज सुन ले, अब बार बार नहीं, आप समझ जाना, चाहे बायोलॉजिकल नेम कहो चाहे साइंटिफिक नेम कहो, तो ईच बायोलॉजिकल नेम इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, वो दो हिस्से का बना होता है। एक को आप कहते हो वन इज कॉल्ड एज जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम, और दूसरे को आप कहते हो स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम को आप यहां पर क्या है, यहां पर इसको एपिथेट का नाम कम यूज करते हैं हम, बट कर सकते हैं आप अगर वैसे चाहें तो। जेनेरिक नेम कहो या स्पेसिफिक नेम कहिए आप, या स्पेसिफिक एपिथेट कहो, ये चीज या नेम करके। चलो मैं दोनों कर देता हूं, रुको एक मिनट। यहां पर आप ये कर सकते हो स्पेसिफिक नेम और एपिथेट, ठीक है। तो आप इसको यहां पर क्या है, जेनेरिक कह रहे हो आप, स्पेसिफिक कह रहे हो, तो दो नामों से बना होता है, या तुम यहां पर क्या है, और इसी को देखो जेनेरिक को आप क्या कहते हो, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज जीनस। भाई क्यों ना बदला, तो इसी को क्या कहते हैं बताइए, जीनस। तो जीनस से बना होता है, और इसको क्या कहते हैं बताइए, स्पीसीज। तो जीनस से बना होगा नाम या स्पीसीज से बना होगा, ये चीज याद रखें। कर लोगे यहां तक? तो बताइए बायोलॉजिकल नेम कितने नामों से बने होता है, जब प्लांट का हो एनिमल का हो, कितने से बना होता है, दो से। कौन कौन सा होता है, जीनस या स्पीसीज। दूसरी लैंग्वेज में क्या है, दूसरे में क्या कहोगे, या तो जेनेरिक नेम कहोगे या क्या कहोगे, स्पेसिफिक नेम या एपिथेट। आगे समझ में नहीं आया? कर लोगे यहां तक? अब देखो ध्यान दें, सर कोई एग्जाम्पल तो दीजिए, ऐसे तुक में तुक लगाए जा रहे हो आप, तो हमें मतलब क्या बेवकूफ बना रहे हो। कोई नाम दो जिससे हम समझे कि हाँ ये है। अब देखो एक साइंटिस्ट है, लिनियस ने कहा एक का नाम दिया एग्जाम्पल के लिए, और आया हुआ है क्वेश्चन, वो क्या है, मैंगो प्लांट है। बिल्कुल, मैंगो प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है, मैंगो प्लांट का साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम पता होगा कुछ बच्चों को। हाँ सर, क्या है बताना, मेंजीफेरा इंडिका, ये इसका नाम है, मेंजीफेरा इंडिका। तो ये साइंटिफिक नेम होता है किसका, मैंगो का। अब देखो ध्यान से, जो तुम्हारे पास ये है मेंजीफेरा इंडिका है, अब इसको आपने कैसे करा, यहां पर क्या है, अब इसका कोई तरीका है सर, कोई अपना आप ऐसे लिख दिया। अब देखो क्या दो नाम आ रहे हैं कि ना आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। जो पहला वाला है तुम्हारे पास, देखो ये है तुम्हारा जीनस, ये तुम्हारा जेनेरिक नेम, और जो तुम्हारा ये सेकंड वन है, दिस इज कॉल्ड एज स्पीसीज, या इसको आप कहते हो स्पेसिफिक एपिथेट, ये। तो अब रूल देखते हैं कि क्या रूल होते हैं बायोलॉजिकल नेम करने के। दो नामों से बना होता है, ये आपको मैंने बता दिया। उसी को क्या बोला जाता है, बाइनोमियल। बाई का मतलब दो, नोमियल मीन्स तुम्हारे पास में एक तरह का सिस्टम है जो तुम्हारा नेमिंग के लिए यूज किया जा रहा है। एक जीनस से बना होगा, एक स्पीसीज से, दो से मिलकर बना होता है। अब वो कैसे लिखते हो आप, किस उसके होते हैं, वो चीज अब देखते हैं। सबसे पहले देखो रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर, नेम करने का रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। अब इसके रूल क्या होते हैं, अब देखो ऑल बायोलॉजिकल नेम,
जितने भी बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, ऑल बायोलॉजिकल नेम आर ऑफ लेटिन लैंग्वेज। ये किस भाषा के होते हैं बताइए? लेटिन लैंग्वेज के। जितने भी हैं लेटिन लैंग्वेज के, बट रिटन इन इटैलिक। उनको लिखा किस में जाता है बताइए? दे आर रिटन इन इटैलिक। तो इटैलिक भाषा में उनको लिखा जाता है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा एक बात, बताओ सर हम तो अंग्रेजी में लिख रहे हैं, हम कहाँ लेटिन में लिख रहे हैं? लेटिन के अंदर हम उसको लिख भी नहीं सकते, क्योंकि पहली चीज तो ये सर आपने इंग्लिश भाषा का क्यों यूज नहीं करा, इंग्लिश के बारे में क्यों नहीं बताया? आपको पता है भाई इंग्लिश लैंग्वेज तो बहुत इवोल्विंग लैंग्वेज है क्या ना? है बहुत ज्यादा इवोल्विंग है, बहुत ज्यादा बदलने वाली लैंग्वेज है। बिल्कुल है सर। तो हम जो लैंग्वेज बदल रहे हो उसे हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? तो लेटिन लैंग्वेज वो है जो कई सौ साल से बिल्कुल बदली भी नहीं है, वहां पर कोई चेंज भी नहीं आता। फिर उनको रिटर्न हम कैसे इटैलिक में कैसे कर रहे हैं? जो आप उसमें करते हो ना, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर अंडरलाइन करके, तो उस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इटैलिक के अंदर है। हम इटैलिक में लिख ही नहीं सकते उसे, मतलब हम इटैलिक में क्या है उसको इंडिकेट कर रहे हैं, कहीं अंडरलाइन कर दिया कहीं वैसे कर दिया, उसे पता चल रहा है कि उसके हैं ये। तो हमारी बुक ने क्या कहा है हमसे? ये कहा है सारे बायोलॉजिकल नेम किसके बने हैं, यहाँ किसके होते हैं? लेटिन लैंग्वेज के, और किस में लिखे जाते हैं? इटैलिक में। दूसरा पॉइंट क्या होता है? ईच बायोलॉजिकल नेम कंसिस्ट ऑफ, किसका बना होता है बताइए? ईच बायोलॉजिकल नेम कंसिस्ट ऑफ, बे कहां भाग गया? कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, दो पार्ट होता है उसका। एक नाम क्या होता है तुम्हारे पास? जेनेरिक, ये चीज जीनस और स्पीसीज कर दो आप तो एक तुम्हारे पास में जीनस है और एक क्या होता है? स्पीसीज। टू पार्ट है। द फर्स्ट वन, द फर्स्ट इज कोल्ड जीनस, पहले का नाम जीनस है, एंड सेकंड इज कोल्ड स्पीसीज, सेकंड का नाम स्पीसीज होता है, ये मत भूलना। ठीक है सर, हम ये कर लेंगे। पहला जीनस हो गया और दूसरा क्या हो गया? स्पीसीज हो गया। तो चलो इसको मैं अलग पेन से वो कर दूं, ऐसा कर लूं, ये स्पीसीज और ये जीनस। तो पहला कौन होगा बताइए? जीनस। और दूसरा क्या होगा तुम्हारे पास? स्पीसीज। कहीं यहां पर देखो, यहां पर एग्जाम्पल लिख लूं, देखो ध्यान से। ये हो गया, अबे यार कैसे लिख रहा है देखना, ये हो गया मेंजीफेरा इंडिका। ये चीज। अब देखो ये क्या होगा बताइए? जो मेंजीफेरा वो क्या होगा? जीनस, और इंडिका क्या होगा तुम्हारे पास? स्पीसीज। तो यहां पर क्या आता है? दो पार्ट का बन रहा है, जीनस का और स्पीसीज का। अगला बुक ने क्या लिखा है? पहला पॉइंट आप ये कर ले, दूसरा पॉइंट तुम ये कर लेना। तीसरा सुनो ध्यान से, क्या है? द जीनस, जो जीनस होता है, द जीनस फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। जीनस लेटर, जीनस यहाँ पे क्या होता है? जीनस फर्स्ट लेटर कैसा होगा बताइए? कैपिटल होगा, बड़ा होगा। देख ले आप, बड़ा है कि नहीं? कैपिटल है। एंड स्पीसीज, ऑल लेटर्स, जो स्पीसीज है तो इसके क्या होंगे? ऑल लेटर्स आर इन स्मॉल। अल्फ यहाँ पे क्या तुम्हारे पास? स्मॉल होंगे, सारे छोटे होंगे, कोई कैपिटल ना होगा। देख लो ध्यान से। अब बताओ, आई मैंने क्या कैपिटल लिया स्मॉल लिया है? तो स्मॉल लिया है। तो जीनस का तो पहला लेटर कैसा हो गया? कैपिटल, और सारे कैसे हो गए? स्मॉल। और इंडिका का यहाँ पर क्या है? सारे किस में हुआ है? स्मॉल में लिखा हुआ है। उसके बाद बुक ने क्या कहा यहाँ पर? क्या है? दोनों तुम्हारे पास जो भी नाम होगा, बोथ द जीनस एंड स्पीसीज, दोनों जीनस भी और स्पीसीज क्या होंगी? आर सेपरेटली अंडरलाइन। दोनों को आपने देख लीजिए, क्या एक ही अंडरलाइन क्या हुआ है? अलग अलग कर रहे हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, भूलना मत। आर सेपरेटली अंडरलाइन। तो इसलिए मैंने देखो इसको अलग अंडरलाइन किया, इसको अलग किया है। सर अंडरलाइन ना करेंगे, हम नाम लिख देंगे। तुम्हारा अगर एक नंबर का क्वेश्चन आ रहा है नीट में, तो वहां पर ऐसा कोई चांस ही नहीं है। वो तुमसे वैसे लिखने के फॉर्म में वहां पे वो लिखने का फॉर्मेट चेंज कर देगा। बट अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, वहां पर किसी का नाम लिखना है, तुमने मैंजीफ्रेंडी का लिख दिया और वहां पर ना कैपिटल पे ध्यान दिया ना इसको अंडरलाइन किया, तो तुम्हें कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इसी बात को तो इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि मैंने भी क्या कहा तुमसे, किस लैंग्वेज के होते हैं? लेटिन। लिखे किस में जा रहे हैं? इटैलिक में। तो हम उनको इटैलिक में ऐसे तो कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? उसके बाद में क्या है, हमारी बुक ने क्या कहा है? कुछ साइंटिफिक नेम के बाद में क्या आता है? जहां पे आप सुना ध्यान से, क्या होता है? आफ्टर दी, आफ्टर द स्पीसीज नेम, स्पीसीज के नेम के पीछे, आफ्टर द स्पीसीज नेम द
ऑथर नेम कैन बी रिटन। तो उनके पीछे ऑथर का नेम भी आ जाता है कभी कभी, और नीट में क्वेश्चन आया ऑथर का नाम पे, याद रखना ये। जैसे कि क्या है, आपको मैं नाम बताऊं, ये है देखो, मेंजीफेरा इंडिका, और उसके बाद है लिन, ये करके। लिन का मीन से ये तुम्हारे पास में क्या बता रहा है, लीनियस, ये इसने नाम दिया है। प्लीज याद रखना, जो लिन है तुम्हारे पास में गए इसको अंडरलाइन ना करें, ये होता है एब्रिवेटेड फॉर्म में। तो ये तुम्हारे पास में गए, याद रखना जो ऑथर नेम है, ऑथर नेम इज इन एब्रिवेटेड फॉर्म। तो जो ऑथर का नेम है वो किस फॉर्म में होता है बताना, एब्रिवेटेड फॉर्म में आता है, ये चीज याद रखना। ये क्या हो गया, अब बताना ध्यान से, क्या है भाई, इसको क्या कहेंगे, जीनस। बिल्कुल सर। इसको क्या कहेंगे, स्पीसीज। और जीनस और स्पीसीज तो मिलकर बने होते हैं सारे नेम। हाँ सर, ये बिल्कुल सही है कि जीनस और स्पीसीज से बन रहा है। उसके बाद दोनों को अलग अंडरलाइन किया है, जीनस का पहला लेटर क्या, कैपिटल, और सारे क्या, स्मॉल। और दोनों को बताओ मैंने एक साथ अंडरलाइन किया, अलग अलग, तो अलग अलग अंडरलाइन है, खत्म। और यही क्वेश्चन आया था नीट 2019 में, ऑथर का नाम भी था उसमें, चेक कर लेना। तो अगर हमें ऑथर का नाम ना लिया, इसका बुक ने स्पेशली दिया है। और किसका साइंटिफिक नेम होता है बताने, मैंगो का, आम का। लो आम लिख देता हूं सर, हम मैंगो लिखेंगे। हाँ लिख लो, हिंदी तो आती है थोड़ी बहुत, नहीं आती है, शुक्र है तुम्हें हिंदी तो आती है कम से कम। चलो आगे यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। अब देखो एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, क्या लिखा हुआ है शुरू से लेकर यहाँ पर। और एक और चीज सुनो ध्यान से, क्या है जो यहाँ पर कॉन्शियसनेस, फिर यहाँ पे टिश्यू वाला पार्ट बता दिया ये। इसके बाद में क्या है, अब देखो ध्यान से, क्या है जो आपको मैंने बताया कि जो सेल होती है, सेल के इंटरेक्शन से कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, टिश्यू की प्रॉपर्टी, और टिश्यू से किसकी आएगी, ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या है, ऑर्गन सिस्टम। आ रहा है समझ में। बट अकेले सिंगल सेल में ना होगी टिश्यू वाली प्रॉपर्टी। तो यहां पर हमारे बुक ने क्या कहा है, हमसे ये कह दिया गया, द ऑर्गेनिजम्स आर, तो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, द ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, वो खुद रेप्लिकेटिंग होते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग, रेप्लिकेटिंग हो गया, रेगुलेटिंग, ये वाले, ये चीज करके। तो ऑर्गेनिज्म तुम्हारे कैसे होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, रेगुलेटिंग है तुम्हारे पास, खुद यहाँ पर क्या है, अपनी यहाँ पे कॉपी, देखो जीव क्या होते हैं, अपनी खुद की कॉपी बनाते रहते हैं, एक तरह से वो ग्रो कर रहे हैं और अपने आप को खुद रेगुलेट कर रहे हो, तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सेल्फ रेगुलेटिंग, ये करके उन्होंने दिया है। एक दो पॉइंट और भी है इसके अंदर, यहां तक कर लोगे। चलो मैं सर एनसीईआरटी रीड तो करवाई नहीं, बीच में एक पॉइंट और लिख दिया। हाँ चलो अब सारा पढ़ लिया ना हमने यहाँ तक, तो देखे अब ये रहा सबसे ओबियस, देखो ध्यान से, मोस्ट ओबियस टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर, ये नाम मैं लिया था, वो क्या होता है, एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग को सेंस करना और इन्वायरमेंट को, और उसके अकॉर्डिंग क्या है, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाइट को, उसको रिस्पॉन्ड करना। अब जो तुम्हारे पास में वो स्टिमुलस है, कैसा हो सकता है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। हम क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं सेंस ऑर्गन के थ्रू। अब प्लांट भी होते हैं, वो भी तो सेंस करते हैं, प्लांट भी करता है, जितने भी जीव हैं सारे रिस्पॉन्ड करते हैं अपने इन्वायरमेंट को। मैंने भी कहा था आपको, छुई मुई का एग्जांपल लिया था। प्लांट किसको कर रहा है, लाइट को भी करता है, वाटर को करता है, टेम्परेचर को करता है, सबको करते हैं। देखे आगे हैं, रुको, ये रहा, देखो यहां पर क्या है, तो देखो ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट, सारे जितना भी, कितना ही कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट हो, सेंस कर सकता है और रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट क्यू, लिख दिया उन्होंने। क्या है आगे देखो ध्यान से, क्या है जितने भी जीव है, अब जो केमिकल एंटर करते हैं बॉडी के अंदर, तो सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, सारे अवेयर अपने सराउंडिंग से। और ह्यूमन बीइंग ही अकेला वो है जो खुद से अवेयर है, इसलिए उसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो किसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है बताइए, ह्यूमन बीइंग के पास। और सारे क्या होते हैं, कॉन्शियस होते हैं अपने सराउंडिंग से, इसलिए क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस क्या होती है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है जीवों की, ना कि सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑर्गेनिज्म की। आ गया समझ में, ये प्रॉपर्टी खत्म। अगला देखो ध्यान से, उन्होंने क्या लिखा है, तो अब जो पेशेंट है तुम्हारे पास, देखो पेशेंट लाइंग इन द कोमा इन हॉस्पिटल, किससे सपोर्टेड है, मशीन से होता है। अब उसके यहाँ पर क्या है, अब पेशेंट के पास देखो नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, फिर आगे पूछा है बताइए, क्या वो पेशेंट जो विच हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग, भाई बेशक नॉर्मल लाइफ में नहीं आ रहा पर वो लिविंग है,
बेशक नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार रहा हो और ना नॉर्मल जिंदगी में आ रहा हो, बट वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, तो मरा बिल्कुल भी नहीं हो। जब तक उसकी सांस चल रही है तब तक वो जिंदा है, और जिस दिन उसकी सांस बंद होगी तब वो नॉन लिविंग। चलो आगे। अब देखो आगे बुक ने क्या लिखा है, आप हायर क्लास में जानोगे, इन हायर क्लास, और ये नाम सुनते हैं तुम्हारे तोते उड़ जाते हैं हायर क्लास का, है ना। क्या लिखा उन्होंने, क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल बट राइज रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। वही चीज जो मैं बार बार कह रहा था, वही चीजें तुम्हारे पास में, फिर से ऑर्गेनल का नाम दिया उन्होंने, क्या है ये सब करके उन्होंने बता दिया कि वो सीधा सा कहना चाह रहे हैं भाई, जो टिश्यू की प्रॉपर्टी है वो एक सेल के अंदर तो नहीं होती है, बट बिटवीन अमंग दी सेल्स तुम्हारे पास पाई जाएगी। इसी तरह टिश्यू, जो टिश्यू है वो ऑर्गन को बनाता है, तो ऑर्गन वाली प्रॉपर्टी टिश्यू में नहीं होगी। जब तुम्हारे पास ग्रुप ऑफ टिश्यू आएगा तो इस तरह से तुम्हारे पास चलता बनेगा, तो इस तरह से इंटरेक्शन बन रहा है। देखिए आगे, अब तुम्हारे पास में क्या आता है, देखो ध्यान से, उन्होंने क्या लिखा है हमसे, उन्होंने ये कहा है कि जो इंटरेक्शन है तुम्हारे पास एमर्जेंट प्रॉपर्टी हाई लेवल के ऊपर, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग और रेगुलेटिंग। बता दिया मैंने ये चीज। अब बायोलॉजी किसकी स्टोरी है, बायोलॉजी स्टोरी ऑफ लाइफ ओनर, बायोलॉजी पूरी की पूरी कहानी हमारी धरती पर किस तरह लाइफ बनी है। अब यहां पर क्या है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सारे बच्चे सुने ध्यान से, यहां पर लिख रहा हूं इस चीज को मैं, जितने ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर, सारे लिंक होते हैं, आर लिंक्ड टू ईच अदर बाई, किससे लिंक्ड है बताइए, बाई कॉमन, या शेयरिंग कर सकते हो आप, बाई कॉमन शेयरिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हम सबके अंदर जितने ऑर्गेनिज्म है, चाहे आप किसी को भी बात कर लें, फॉर एग्जाम्पल वो तुम्हारा प्लांट हो, वो तुम्हारा डीएनए, तुम्हारा एनिमल हो, तुम्हारा कुत्ता हो, बिल्ली हो, सबके अंदर कॉमन जेनेटिक मटेरियल है। और वो क्या नाम आएगा, जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल का मीन्स होता है जो अपने अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करे, और वो कौन होता है, 99.9% में कौन आता है, डीएनए, 0.1 में जो भी वायरस है, कुछ वायरस, फ्यू वायरसेस है आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। तो सारे ऑर्गेनिज्म आपस में एक तरह से कॉमन है, एक तरह से मतलब चीज को शेयर कर रहे हैं, वो क्या नाम आता है, जेनेटिक मटेरियल का। तो जेनेटिक मटेरियल को शेयर कर रहे हैं जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इस बात को मत भूलना भाई। से कॉमन शेयरिंग ऑफ, अबे तुम मिट्रक पहुंचू, देखो भाई, कॉमन शेयरिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, उन्हीं को आप डीएनए और आरएनए को मिलाकर क्या कहते हो, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। सर ये क्या होता है भाई, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए दोनों को मिला के बोलते हैं। कौन आता है इसमें बताइए, एक का नाम डीएनए और एक का नाम आरएनए। ये लो, चलो आगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने, थोड़ा बहुत डिफरेंट तुम्हारे पास देखो, ऑल लिविंग, फिर पेन बदलो है ना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, चाहे प्रेजेंट के हैं, चाहे गुजर गया उसके हैं, और चाहे फ्यूचर के हैं, लिंक टू वन अनदर बाय शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री। थोड़ा बहुत वहां पे डिफरेंस आएगा, वेरिंग, देख लो ये वीवीआईपी है। अब कौन सा पॉइंट रह गया, ओ डाइवर्सिटी, देखना ध्यान से लिखा हुआ, बताइए नंबर ऑफ स्पीसीज जो हम जानते हैं, बताना जो डिस्क्राइब्ड है वो कितना है, 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन, और इन सबको मिला क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। और यहाँ पर क्या है, द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स है कितने नंबर है और कितना टाइप है जीवों का, उनको मिला के कहते हैं। और ये स्टेटमेंट आ जाएगा और पूछेगा बायोडाइवर्सिटी में बताइए नंबर आता है या तुम्हारे टाइप आता है ऑर्गेनिज्म का, तो याद रखना नंबर एंड टाइप बोथ। और कितना है ये बता दिया मैंने। और जितना आप एरिया बढ़ाते जाओगे, एक्सप्लोर करते जाओगे, तुम्हें पता है जीव उतने ही बढ़ते चले जाएंगे, ये कॉमन सी बात है। चलो आगे, उन्होंने क्या लिखा है तुम्हारे पास में, देखो प्लांट्स है, एनिमल्स है, जो हमारे अपने एरिया में, ओन एरिया के अंदर, किस नाम से जानते हो आप, साइंटिफिक नेम से, साइंटिफिक नेम से हम जानते हैं। किससे जानते हैं बताइए, लोकल नेम से। तुम्हारे जैसे तुम्हें किससे जानते हैं, तुम्हारे परिवार में सर चिड़ी से जानते हैं, हाँ वही है। तो उनके लिए यहाँ पर क्या है, तो लोकल नेम तुम्हारे क्या होते हैं, लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह बदलोगे तो लोकल नेम बदल जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, कोई ऐसा सिस्टम तो होना चाहिए जिससे कि तुम्हारे पास में एक ऐसा नाम हो जो तुम्हारे पास हर जगह सेम जाना जाए। उसके लिए क्या आया था, बायोलॉजिकल नेम। चलो आगे, अब आ जाएगा वो। तो अब नाम करने के लिए तुम्हारे पास में देखो, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म
पार्टिकुलर भाई सेम नेम ऑल ओवर दी वर्ल्ड, सेम नेम होना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर, बिल्कुल। और वो क्या होता है तुम्हारे पास, उसको नाम देने को क्या बोलेंगे, नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर करने से पहले उसको हमें करेक्टली क्या करना पड़ेगा बताइए, डिस्क्राइब्ड करेक्टली। और उस नाम को अटैच, तो वो नाम किससे अटैच है फिर उसे आप पहले पहचानोगे, तो उसे हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद क्लासीफाई करते हैं, उसके बाद नोमेनक्लेचर, ये सब देखा जाता है। अभी देखेंगे कल की वाली क्लास में, कल मैं बताऊंगा क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक वर्ड का मीनिंग क्या है। छोटी क्लास आएगी कल, वहां देखेंगे। अभी क्लास बाकी है, इससे सुनो पहले। आगे देखो, प्लांट के लिए कौन सा सिस्टम आया बताइए, आईसीबीएन। और एनिमल के लिए कौन सा आया, आईसीजेडएन, ये वाला करके। और ये बायोलॉजिस्ट ने यहाँ पर क्या है वो किया है, जो तुम्हारे पास सेम नेम दिया जाए। आईसीबीएन का पूरा नाम इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और एनिमल के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। प्लांट के लिए इससे, एनिमल के लिए इससे। ये तो समझ में आगे होगा यार। अब देखो आगे क्या है, जो सब देखो, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। और वो किसने दिया बताइए तुम्हारे पास में, वो दिया तुम्हारे पास, साइंटिस्ट का नाम क्या है, कैरोलस लिनियस। कहां भाग गया, ये रहा। और उसका नाम क्या बोलते हैं हम, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। कितने से बना होता है, दो नामों से, एक का नाम जेनेरिक नेम और एक का नाम स्पेसिफिक नेम। बता दिया यहां तक। अगला देखो, अब इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो इन्होंने नाम किसका लिखा है, माम का मेंजीफेरा इंडिका लिख दिया। अब देखो ध्यान से, एक मिनट रुको भाई, ये अलग राइटिंग में दिख रहा है कि ना दिख रहा है, देखो ये अलग एनसीईआरटी, देखो ये राइटिंग अलग फॉर्म में दिख रही है और ये राइटिंग अलग फॉर्म में। सर बुक ने क्यों नहीं अंडरलाइन करा, अरे बुक ने उसको अलग उसमें तो लिख दिया ना, कर्सिव राइटिंग के अंदर तुम्हें बता दिया कि ऐसे। अब तुम थोड़ी ऐसा लिख सकते हो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, तुम ऐसा लिखोगे ना तो पूरे मतलब पूरे पैराग्राफ पे ऐसा लिखोगे, तो उन्होंने आपको अलग करके दिखा दिया। ये यहाँ जो मेंजीफेरा है किसको बता रहा है, जीनस को, और इंडिका किसको बता रहा है बताइए, स्पीसीज को। अब देखो रूल क्या है देने का नाम के, ये आ गया। बायोलॉजिकल नेम बताओ किस लैंग्वेज के होते हैं, लेटिन, लिखे किस में जाते हैं, इटैलिक में। उन्होंने कहा है लेटिनाइज या ड्राइव्ड किससे होता है, लेटिन के अंदर उनके ओरिजिन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन। इररिस्पेक्टिव है, याद रखना, ना कि रिस्पेक्टिव। अगर यहां से आई आर हटा दूंगा तो सारा सेंस बदल जाएगा इसका, तो वीवीआईपी पॉइंट है। तो बायोलॉजिकल नेम किस भाषा के, लेटिन के, लिखे किस में जा रहे हैं, इटैलिक में। दो दो बार पढ़ रहे हो तुम इसे, एक बार तो मैं खुद पढ़ा देता हूं, तो उसके बाद दोबारा रीडिंग करा रहा हूं, रीडिंग नहीं एक्चुअली क्या है, तो पूरा ही समझा रहा हूं। आगे क्या लिखा देखो, पहला जो होता है फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम का किसको बताता है, जीनस को, और दूसरा किसको बता रहा है, स्पेसिफिक एपिथेट को। ये हो गया। दोनों नाम तुम्हारे पास में क्या होता है, जब हैंड रिटन है तो क्या करोगे बताइए, सेपरेटली अंडरलाइन। बुक में अंडरलाइन मत कर देना, कहीं बुक में अंडरलाइन कर दो, सर बुक ने गलती कर दी हम अंडरलाइन कर देते हैं। जब हैंड रिटन कर रहे हो तो अंडरलाइन होंगे। वहां पर मैंने हैंड रिटन लिखा नहीं है, पर खुद समझ जाओ भाई, मैं खुद ने हाथों से लिखा था, और जब हाथ से खुद लिख रहा हूं उस टाइम पे क्या होता है, अंडरलाइन करना पड़ेगा। और जब आप बुक में लिखते हो तो बुक के अंदर थोड़ी तुम अपने हाथ से लिख रहे हो, वहां पर कंप्यूटर टाइपिंग है। सर वहां भी तो कीबोर्ड को दबाते हैं हम। भाई यार तुमसे ना जिदा जाए। आगे देखो, प्रिंटेड इन इटैलिक टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन। तो यहाँ पर क्या किसने प्रिंट किया बताइए, इटैलिक में करा है, किस बात को बताने के लिए, लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करने के लिए। आगे उन्होंने क्या लिखा है, जीनस का जो पहला लेटर होता है बताओ किस कैसा होता है, कैपिटल, और सारे कैसे होते हैं, स्मॉल। स्पीसीज सारी कैसी होती है बताइए, स्मॉल से होती है। अब उसके बाद में क्या है, इन्होंने फिर और बता दिया। अब देखो उसका नाम आ जाएगा जो उसने दिया था, लिनियस ने, मेंजीफेरा इंडिका लिन। उन्होंने क्या लिखा है, ऑथर का नेम भी आ जाता है स्पीसीज के बाद में। तो वीवीआई पॉइंट ये आया था क्वेश्चन 2019 में नीट में, तो ये चीज को याद रखना प्लीज। अब चलो, तो ये कितने जाते हैं यहाँ पे, क्या है इसका मतलब, ये डिस्क्राइब किसने करा है, जो वहां ऑथर का नेम आ रहा है, ऑथर का नेम इंडिकेट कर रहा है, वो किसने बताया। हमने यहां तक अच्छे से जान लिया कि मेटाबॉलिज्म की रीडिंग कर ली, कॉन्शियसनेस क्या होता है, प्रॉपर्टी कैसे कहते हैं, डाइवर्सिटी में क्या है, बायोडाइवर्सिटी कितनी होती है, ये सबको देख लिया। फिर आईसीबीएन क्या है, आईसीजेडएन क्या है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसे कहते हो तुम, किसने दिया था वो, जीनस कैसे है, स्पीसीज कैसे है, ये सब चीजें हमने देख ली है। अब जो हमारे अगली क्लास में है, वो छोटी क्लास होगी, मैक्सिमम 25 से 30 मिनट के आसपास में, उसमें क्या बताऊंगा, क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर करके, और उसके बाद टेक्सोनोमिक कैटेगरी को एक क्लास में दी एंड कर दूंगा। मैं चाहूं तो इसको एक क्लास में कर दूं सारे को जो बचा हुआ है, बट भाई तुम कहते हो सर छोटी वीडियो बनाओ जिससे कि हम आसानी से देख पाए। वन शॉट के अंदर छोटी वीडियो नहीं बनेगी, वहां पर आप देख लेना पूरे के पूरे क्या है, पूरा चैप्टर, या तो जैसे ये चैप्टर है, ये तो पूरा एक ही बार में हो जाएगा वन शॉट में। और कोई चैप्टर जो बड़ा भी होगा तुम्हारे पास,
उनको यहाँ पर क्या है, हम एक चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, वन शॉट में पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। तो चलो क्लास को दी एंड करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।